अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई डू होप आप सब खैरियत से होंगे और वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय यूट्यूब चैनल। और मैं आपका टीचर मोहम्मद हबीब अमीन। तो आज की वीडियो में, पिछली वीडियो में आपको रिव्यू स्टार्ट करवाया था जिसमें चैप्टर नंबर 1 से लेकर 7 तक की डिस्क्रिप्शन मैंने दी थी क्विकली। आई डू होप आपको वो वीडियो पसंद आई होगी और उससे बहुत फ़ायदा भी हुआ होगा। आज हम उससे आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कहाँ तक डिस्कस कर पाएंगे। तो चैप्टर नंबर 8 से शुरू करते हैं और दैट इज़ किंगडम फंजाई। तो बच्चों, इससे पहले हम चैप्टर को स्टार्ट करें, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्रिप्शन के बटन को दबा दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि अपकमिंग वीडियोज़ की अपडेट भी आपको मिलती रहे। और अपने तमाम दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। किंगडम फंजाई, फंजाई से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन है यहाँ पर, फंजाई से रिलेटेड डिस्कशन है जिसमें हमने फंजाई की कुछ जनरल बातें करनी है और उसके बाद उससे रिलेटेड न्यूट्रिशन ऑफ फंजाई, रिप्रोडक्शन ऑफ फंजाई और फिर क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, फंजाई जो था पहले उसको प्लांट कंसीडर किया जाता था और उसको पहले प्लांट के किंगडम में ही प्लेस किया गया था। ये उस वक्त की बात है जब दो किंगडम बनाए गए थे, एनिमल्स और प्लांट, दो ही डिवीज़न थी। फिर उसके बाद जब फंजाई की अदर कैरेक्टरिस्टिक्स का पता चला तब इसका एक अलग किंगडम बनाया गया। अच्छा भाई, अब यहाँ पर हमारे पास कुछ चीज़ें हैं कि प्लांट के साथ क्या रिलेशन था फंजाई का, यानी क्या सिमिलैरिटीज़ थी और क्या डिससिमिलैरिटीज़ थी। भाई सिमिलैरिटी ये थी कि फंजाई में भी सेल वॉल होता है और सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं होता, जो कि प्लांट सेल में भी नहीं होता, और उसके अलावा नॉन मोटाइल होता है फंजाई, यानी मूव नहीं कर सकता। डिफरेंसेस क्या थी? डिफरेंसेस ये थी कि प्लांट जो होता है वो ऑब्वियसली ऑटोट्रोफ है, क्लोरोफाइलस होता है, जबकि फंजाई क्लोरोफिलस नहीं होता और हेट्रोट्रोफ होता है। सही है, अपनी ग़िज़ा, अपना फूड अपनी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं कर पाता। सेल वॉल तो होता है लेकिन इसका सेल वॉल काइटिनस होता है, जबकि प्लांट सेल का सेल वॉल जो है वो लिग्निफाइड होता है। अच्छा भाई, अब आते हैं एनिमल्स के साथ। क्या इसको एनिमल में प्लेस किया जा सकता था? सिमिलरिटीज़ क्या थी? हेट्रोट्रोफ था, ये भी हेट्रोट्रोफ होता है। काइटिन एनिमल्स में भी प्रेजेंट है, एनिमल सेल्यूलर स्ट्रक्चर में भी प्रेजेंट होता है और इस पे भी प्रेजेंट है। बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जिनमें काइटिन की कवरिंग मौजूद होती है। हेट्रोट्रोफ होता है, ये भी हेट्रोट्रोफ है। रिजर्व फूड एज अ ग्लाइकोजन, एनिमल सेल की एक कैरेक्टरिस्टिक है कि उसमें ग्लाइकोजन स्टोर होता है एज अ रिजर्व फूड, जबकि प्लांट में स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है, इसमें भी ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। तो ये कुछ सिमिलैरिटी है। डिफरेंसेस क्या है? सेल वॉल प्रेजेंट होता है, ये नॉन मोटाइल होता है, और हेट्रोट्रोफ तो होता है बट एब्सॉर्प्टिव हेट्रोट्रोफ होता है। जबकि एनिमल्स कैसे होते हैं? डाइजेस्टिव यानी इंजेस्टिव हेट्रोट्रोफ्स होते हैं, डाइजेशन बॉडी के अंदर होती है, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता। अच्छा, अब इसकी कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात, ना ये प्लांट जैसा है ना एनिमल जैसा है। तो एक और हमारे पास किंगडम इसी तरह का है कुछ, जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म जब एनिमल या प्लांट में क्लासीफाई नहीं हो पाता तो हमने उसको अलग किंगडम में बना दिया, दैट इज़ प्रोडोक्टिस्टा। तो इसको प्रोडोक्टिस्टा में क्यों नहीं रखा गया? इस वजह से नहीं रखा गया क्योंकि इसकी एक स्पेसिफिक, इसकी एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है। वो क्या है? देखो भाई, फंजाई की जो बॉडी होती है हम उसको कहते हैं माइसीलियम, पूरी बॉडी को ओवरऑल हम उसको कहते हैं माइसीलियम, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये, इसकी जो बॉडी बनी होती है, इसका जो सेल होता है वो थ्रेड लाइक होता है और उस सेल को हम कहते हैं हाइफा। सही है, हाइफा कह रहे होते हैं। अच्छा, हाइफा की दो टाइप है, सेप्टेट हाइफा और ए सेप्टेट, या ए सेप्टेट को नॉन सेप्टेट भी कहते हैं। सेप्टा का मतलब होता है सेपरेशन वॉल, जब कोई चीज़ दो चीज़ों में डिवाइड हो जाए, यानी बीच में एक सेपरेशन आ जाए, जैसे हमारे हार्ट में होता है ना, इंटर आर्टीरियल सेप्टम, वेंट्रिकुलर सेप्टम। खैर वो तो एक अलग वॉल है, लेकिन थिंग इज दैट सेप्टा क्या है? वॉल है, वॉल को कह रहे हैं। इसमें क्या होता है? सेप्टेट हाइफा में विद इन अ हाइफा देयर इज़ वेरियस सेप्टम वॉल, जो कि हाइफा को ऐसा लगता है कि मल्टीपल सेल्स में डिवाइड कर रहे हैं। अब वो सेप्टेट जो है हाइफा, उसमें एक या एक से ज़्यादा न्यूक्लियस हो सकते हैं। एक होता है ए सेप्टेट या नॉन सेप्टेट हाइफा, जिसमें कोई सेप्टम वॉल नहीं होती, एज अ होल सेल हाइफा बिहेव कर रहा होता है, कोई सेप्टम वॉल नहीं है और उस पर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से हमें लगता है एक ही सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इस तरह के हाइफा को हम कहते हैं सिनोसिटिक। सिनोसिटिक का मतलब है मल्टी न्यूक्लिएटेड। सही है, क्योंकि कोई सेप्टम वॉल नहीं है तो सारे न्यूक्लियस एक ही साइटोप्लाज्म के अंदर है। एक और बात याद रखना, जो सेप्टेट हाइफा है, इन सेप्टेट हाइफा का मतलब ये नहीं है कि ये पार्ट बिल्कुल दूसरे सेप्टम वॉल के उस पार वाले
पार्ट से बिल्कुल सेपरेट हो चुका, बल्कि क्या होता है बीच में इसमें इधर ट्रांसपोर्टेशन के लिए जगह मौजूद होती है। सही है। अच्छा भाई, हाइफा को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया, मैंने बताया सेप्टेड हाइफा और एसेप्टेड हाइफा। एसेप्टेड हाइफा को हम सिनोसिटिक कहते हैं। अब सेप्टेड हाइफा की भी ना कुछ टाइप्स होती हैं, मोनोकैरियोटिक, डाइकैरियोटिक। अगर एक सेप्टेड हाइफा है, एक सेप्टम वॉल के अंदर एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो वो ऑब्वियसली मोनोकैरियोटिक कहलाएगा, और अगर एक से ज़्यादा है तो वो कहलाएगा डाइकैरियोटिक। अच्छा भाई, इसमें भी हमारे पास होमोकैरियोटिक है और हेट्रोकैरियोटिक है। होमोकैरियोटिक का मतलब है जो दो न्यूक्लियस एक ही फंजाई के हैं, तो दैट इज़ होमोकैरियोटिक। हेट्रोकैरियोटिक का मतलब है रिप्रोडक्शन के बाद जब प्लाज्मोगैमी होती है, हम अभी पढ़ेंगे, तो उसमें क्या होता है दो डिफरेंट रिप्रोडक्टिव बॉडी से यानी दो डिफरेंट सेल्स से न्यूक्लियस आकर वहाँ पर जमा हो जाते हैं, तो वो जो हाइफा बनता है वो कहलाता है हेट्रोकैरियोटिक हाइफा। सही है। अच्छा भाई, आगे बढ़ते हैं। ये बात आपको अभी यहाँ पर जब हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तब ये बात और क्लियरली समझ में आ जाएगी। ये तो हमने बात कर ली। इसकी न्यूट्रिशन कैसी होती है फंजाई की? फंजाई जो होता है एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रोफ होता है, यानी एब्जॉर्ब करता है, अपनी बॉडी में खुद से फूड नहीं बना सकता। तो हमारे पास कुछ टाइप्स है इसकी रिप्रोडक्शन की। सबसे पहला सेप्रोट्रोफिक फंजाई। सेप्रोट्रोफिक फंजाई का मतलब है ऐसा फंजाई जो डेड ऑर्गेनिज्म से अपनी ग़िज़ा हासिल करता है। उसको सेप्रोब्स भी कहते हैं, या फिर हम इसको डीकम्पोजर्स भी कहते हैं। डीकम्पोजर्स क्यों? क्योंकि जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, बहुत कॉम्प्लेक्स बॉडी होती है उनकी, ये क्या करता है उनको ब्रेक डाउन कर देता है, जिसकी वजह से वो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, यानी डीकम्पोज कर रहा है, तोड़ रहा है उसको। सही है। क्या होता है, किस तरह से ये अपने सबस्ट्रेटम से, यानी जो ऑर्गेनिज्म है उसके साथ अटैच होता है राइजोइड की मदद से। राइजोइड एक स्पेशलाइज्ड हाइफा है जो इसको इसके सबस्ट्रेट यानी फूड के साथ अटैचमेंट में हेल्प कर रहा होता है। अटैच होने के बाद इसकी बॉडी में से डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज़ होते हैं। वो डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करते हैं, उस फूड की ब्रेक डाउन करवाते हैं। उस फूड की ब्रेक डाउन करवाएंगे। ब्रेक डाउन करवाने के बाद क्या करेगा, ये उनको अब्जॉर्ब कर लेगा। सही है भाई, ये उसकी एब्जॉर्प्शन कर लेगा। और ये ऐसे फंजाई होते हैं जो कि इवन सेल्यूलोज और लिग्निन को भी डाइजेस्ट कर सकते हैं। सही है। पहली चीज़ तो ये आ गई, क्योंकि ये ऐसे कंपाउंड है जो बैक्टीरिया भी डाइजेस्ट नहीं कर पाता। दैट्स वाई फंजाई आर द मेजर डीकम्पोजर्स ऑफ अर्थ। पैरासिटिक फंजाई भी होते हैं। पैरासिटिक फंजाई का मतलब है होस्ट अभी जिंदा है, उनमें से डायरेक्टली फूड को ऑब्टेन कर ले, उनके साइटोप्लाज्म से डायरेक्टली फूड को ऑब्टेन कर ले रहे हैं, जिससे होस्ट का नुकसान होता है, जिससे फूड हासिल कर रहे हैं उनका नुकसान होता है, और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम पैरासाइट कहते हैं। तो फंजाई पैरासिटिक भी होता है, और इनकी में अंदर जो पैरासिटिक एडेप्टेशन होती है वो है हिस्टोरिया की। एक स्पेसिफिक हाइफा बन जाता है जो कि ख़ास तौर पे होस्ट साइटोप्लाज्म में से फूड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, जिसको हम हिस्टोरिया कह रहे होते हैं। अब फंजाई में ऑब्लिगेट पैरासाइट्स भी होते हैं और फैकल्टेटिव पैरासाइट्स भी होते हैं। प्रीडेटर्स में आता है। प्रीडेटर्स का मतलब है शिकार करके खाने वाले, यानी ऑर्गेनिज्म को पहले किल करेंगे, अपने शिकार को पहले किल करेंगे और उसके बाद उसको इनगल्फ कर लेंगे। ख़ास तौर पे ऐसे फंजाई जिनको नाइट्रोजिनस एरिया, वैसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन डेफिशिएंसी होती है, वो ख़ास तौर पे प्रीडेशन की तरफ चले जाते हैं। यूजुअली हम इनको कार्निवोर्स फंजाई भी कहते हैं। इसकी एग्जांपल है ऑयस्टर मशरूम। अच्छा भाई, म्यूचुअलिज्म में भी होते हैं, यानी सिम्बायोटिक फंजाई भी होते हैं, जिनमें क्या होता है जो अपने होस्ट के साथ मिलके रहते हैं लेकिन उनको नुकसान नहीं पहुंचाते, अपनी तरफ से फ़ायदा दे रहे होते हैं। सही है। तो उनमें हमारे पास दो एसोसिएशन है, लाइचिन्स की और माइकोरिजी की। लाइचिन्स होती है फंजाई और एल्गी के दरमियान। सही है। ख़ास तौर पे एस्कोमाइकोटा और बेसिडोमाइकोटा के दरमियान और एल्गी के दरमियान ये एसोसिएशन बनती है, जिसमें क्या होता है एल्गी फंजाई के हाइफा में रहता है। जो फंजाई क्या फ़ायदा देता है एल्गी को? फंजाई फ़ायदा ये देता है कि जो है एल्गी को हाई इंटेंसिव लाइट से बचा रहा होता है, ताकि एल्गी के सेल डिस्ट्रॉय ना हो जाए। फंजाई को क्या मिल रहा होता है? फूड मिल रहा होता है। उसके बाद माइकोरिजी है। माइकोरिजी में क्या होता है, फंजाई जो है वेस्कुलर प्लांट्स के साथ मिलके रहता है, वेस्कुलर प्लांट्स के साथ रूट्स में रह रहा होता है, और ये क्या कर रहा होता है, ये डिकम्पोजिशन कर रहा होता है किसकी? सेल में, सॉइल में मौजूद कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस की। उनकी डिकम्पोजिशन करता है तो प्लांट को वो आसानी के साथ अवेलेबल होता है, और प्लांट रिजल्ट में इसको फूड प्रोवाइड करता है। अब दो तरह के माइकोरिजी होते हैं, एक एंडोमाइकोरिजी, जब फंजाई पेनिट्रेट कर जाता है उसके रूट्स में, प्लांट वेस्कुलर प्लांट के रूट्स में, और दूसरा है एक्टोमाइकोरिजी, जब पेनिट्रेट नहीं करता, साथ मिलकर रह रहा है लेकिन पेनिट्रेटेड नहीं है। ये तो हमने बात कर ली कुछ
न्यूट्रिशन की। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन फंजाई की। रिप्रोडक्शन इन फंजाई में ऑब्वियसली दो तरह से ही रिप्रोडक्शन हो सकती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है फ्यूजन ऑफ गैमेट रिक्वायर्ड नहीं है। अच्छा, तो अब इसकी हमारे पास कुछ टाइप्स है। स्पोर्स, यानी स्पोर्स के ज़रिए से, स्पोर्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं, फंजाई का जो पार्ट जो स्पोर बेयर करता है वो कहलाता है स्पोरेंजिया। सही है। इस और जो हाइफा होता है जो स्पोर्स बेयर कर रहा होता है वो हाइफा कहलाता है स्पोरेंजियोफोर। अच्छा, यानी स्पोर्स बेयरिंग हाइफा। हैप्लॉइड स्पोर्स होते हैं नॉन मोटाइल और नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं जो कि सेक्सुअल या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए से प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। अच्छा भाई, इसके बाद हमारे पास है कॉनिडिया। कॉनिडिया में क्या होता है, कॉनिडिया एसेक्सुअल बॉडीज़ होती हैं। बेसिकली ये भी स्पोर्स है, हाइफा की एक मॉडिफाइड पार्ट है। हाइफा का एक मॉडिफाइड पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं कॉनिडियोफोर, जो कि कॉनिडिया स्पोर्स, या ये भी स्पोर्स ही होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, जिनमें से फिर पूरा हाइफा डेवलप कर जाता है। अच्छा भाई, इसके बाद हमारे पास इसके अलावा कुछ है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब है टुकड़े हो जाना, टूट जाना। अगर एक हाइफा है वो ब्रेक होता है दो हाइफा में और दोनों हाइफा जर्मिनेट कर जाते हैं तो वो फ्रेगमेंटेशन है। बडिंग का मतलब है, बडिंग का मतलब है एक फंजाई है, उसमें एक उसी के जैसी आउटग्रोथ फॉर्म होगी और फिर वो आउटग्रोथ ग्रो करेगी और दूसरा फंजाई फॉर्म हो जाएगा, यानी जिसको हम बड कह रहे होते हैं। तो इस तरह से जो रिप्रोडक्शन होती है वो बडिंग है, ख़ासतौर पे ईस्ट में हो रही होती है। उसके बाद हमारे पास है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है भाई, फ्यूजन ऑफ गैमेट होगी, गैमेट्स आपस में फ्यूज़ होंगे। तो भाई यहाँ पर कुछ स्पेसिफिकेशन है कि भाई फंजाई में पहले प्लाज्मोगैमी होगा, फंजाई का साइटोप्लाज्म पहले फ्यूज़ कर रहा होता है। अच्छा, ये तो नॉर्मली भी होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशन क्या है, कैरियोगैमी होती है। कैरियोगैमी का मतलब है न्यूक्लियस की फ्यूजन। अच्छा भाई, अब ज़रा समझना, कुछ फंजाई का ग्रुप ऐसा है जैसे कि एस्कोमाइकोटा और बेसिडियोमाइकोटा, जिसमें क्या होता है प्लाज्मोगैमी तो हो जाती है लेकिन कैरियोगैमी नहीं होती, न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़ नहीं करते। जब न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़ नहीं करते तो हाइफा के अंदर, यानी प्लाज्मोगैमी हो गई तो दो हाइफा एक हाइफा में कन्वर्ट हो गए और उसके अंदर दो अलग अलग सेक्सुअल न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह के हाइफा को कहते हैं डाइकैरियोटिक हाइफा, क्योंकि दो अलग अलग सेक्सुअल बॉडी से प्रोड्यूस हुए हैं तो कहलाता है हेट्रोकैरियोटिक, जो यहाँ पर मैंने बात की थी। सही है। अच्छा भाई, ये होता है किसमें, एस्कोमाइकोटा में और बेसिडियोमाइकोटा में। जाइगोमाइकोटा में क्या होता है, प्लाज्मोगैमी के बाद फ़ौरन से कैरियोगैमी भी होती है और न्यू फंजाई डेवलप कर जाता है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। तो जो फंजाई की क्लासिफिकेशन है ना वो किस बिहाफ पे की गई है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बिहाफ पे की गई है। 4 ग्रुप्स बनाए गए हैं, जिनमें से एक ग्रुप ऐसा है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिल्कुल ही नहीं होती, जिसको हम कहते हैं ड्यूटेरोमाइकोटा, और बाकी के जो 3 ग्रुप हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, जिनमें से जाइगोमाइकोटा है, एस्कोमाइकोटा है, बेसिडियोमाइकोटा है। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है, इनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में थोड़ा बहुत फ़र्क है। क्या फ़र्क है हम अभी आगे पढ़ेंगे। देखो, यूजुअली जो होता है कि अगर हम एक जनरलाइज स्ट्रक्चर देखें, जनरलाइज लाइफ साइकिल देखें तो होता क्या है, सबसे पहले जो फंजाई में सबसे पहले प्लाज्मोगैमी होगी, यानी जो साइटोप्लाज्म है उनमें फ्यूजन होगी। प्लाज्मोगैमी के बाद कैरियोगैमी होगी। लेकिन जब प्लाज्मोगैमी होती है तो दो मेटिंग टाइप के जो हाइफा होते हैं उनके जो न्यूक्लियस होता है वो आपस में एक हाइफा में रहता है, क्योंकि प्लाज्मोगैमी के बाद 2 हाइफा कंबाइन हो गए। तो ऐसे हाइफा को हम कहते हैं डाइकैरियोटिक हाइफा। तो होता क्या है, जाइगोमाइकोटा में प्लाज्मोगैमी होती है और उसके फ़ौरन बाद कैरियोगैमी भी हो जाती है। सही है। लेकिन एस्कोमाइकोटा और बेसिडियोमाइकोटा में क्या होता है, पहले प्लाज्मोगैमी होगी और उसके फ़ौरन के बाद कैरियोगैमी नहीं होती, बल्कि डाइकैरियोटिक हाइफा कुछ देर तक डाइकैरियोटिक फॉर्म में ही रहता है, फिर बाद में जाके उनकी फ्यूजन होती है। सही है। तो ये कुछ डिफरेंस है, और उसके अलावा इनकी फ्रूटिंग बॉडी में, सेक्सुअल सेल्स में, स्पोर्स में डिफरेंस है, वो हम अभी आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जाइगोमाइकोटा को। जाइगोमाइकोटा सबसे ज़्यादा ये कैसा ग्रुप है, ये सबसे पहली बात सबसे छोटा ग्रुप है, ओनली 600 नॉन स्पीशीज़ है इसके। अच्छा, इसके जो हाइफा होते हैं उनमें सेप्टा नहीं होता, यानी ए सेप्टेट हाइफा होते हैं, सिवाय गैमेटेंजिया और स्पोरेंजिया का। यानी जब ये गैमेटेंजिया और स्पोरेंजिया फॉर्म करता है तो उस वक्त सेप्टम प्रेजेंट होता है, जो गैमेटेंजिया को हाइफा के अदर पार्ट से सेपरेट कर देता है। उसके बाद इसकी एग्जाम्पल में हमारे पास ब्रेड मोल्ड है और कुछ माइक्रोस्कोपिक फंजाई जो ख़ास तौर पर डीकम्पोजर फंजाई होते हैं, वो इसी ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं।
अच्छा, अभी ज़ाइगोमाइकोटा का जो नाम है वो इसमें एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर बनती है जिसको हम कहते हैं ज़ाइगोस्पोर्स, उस नाम के ऊपर इसका नाम रखा गया ज़ाइगोमाइकोटा। सही है, ज़ाइगोमाइकोटा, ज़ाइगो यानी ज़ाइगोस्पोर, माइकोटा यानी फंजाई। सही है, एक टेम्परेरी डॉर्मेंट स्ट्रक्चर इसमें फॉर्म होती है। कैसे होती है हम पढ़ते हैं, इसकी ज़रा लाइफ साइकिल को देखते हैं। देखिए बुक में ये डायग्राम आपके बनी है जिसमें ये दो मेटिंग टाइप दिखाई गई है, एक पॉजिटिव लिखा है एक नेगेटिव लिखा है। ये डिफ्रेंशिएट कर रहा है कि दो अलग अलग मेटिंग टाइप है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, देखें ये जो है एक ये वाली सर्कुलेशन, एक ये साइकिल है और एक ये साइकिल है, ये दोनों ही ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। मतलब ये दो मेटिंग टाइप है, ये दो आपस में मेट करेंगे और फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, और एल्स इनमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। देखें होगा क्या, सबसे पहले ये दो हाइफा है, एक को कह दिया पॉजिटिव होगी, एक को कह दिया नेगेटिव। इन दोनों में सबसे पहले होगी प्लाज्मोगैमी। सही है, प्लाज्मोगैमी हो गई। प्लाज्मोगैमी के बाद क्या होगा, प्लाज्मो यानी दो हाइफा आपस में फ्यूज़ कर गए, फ्यूज़ करने के बाद यहाँ पर जाइगोट बनेगा। सही है, अब ये जाइगोट के बाद फौरन से कैरियोगैमी होगी। जाइगोट यानी कि कैरियोगैमी में क्या होगा, न्यूक्लियस की फ्यूजन हो गई। जब न्यूक्लियस की फ्यूजन होगी तो एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसको हम कहते हैं जाइगोस्पोर। सही है, जाइगोस्पोर बन गया जिसमें से स्पोरेंजिया राइज होगा। स्पोरेंजिया में क्या मौजूद है, स्पोर्स मौजूद है। मियोसिस के जरिए स्पोर्स प्रोड्यूस होगा, फिर वो स्पोर्स लाइब्रेट करेंगे और लाइब्रेट करने के बाद वो स्पोर्स से दोबारा से न्यू हाइफा जनरेट कर जाएगा। सही है, तो लाइक दिस स्पोर्स के ज़रिए से हाइफा जर्मिनेट कर रहा है और फिर जब ये दोनों आपस में फ्यूज़ कर रहे हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है। सही है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट ज़ाइगोमाइकोटा। इसके बाद हम जो हमारा जो दूसरा ग्रुप है वो है एस्कोमाइकोटा। एस्कोमाइकोटा लार्जेस्ट ग्रुप है फंजाई का, 30,000 स्पीशीज़ और बहुत सारी स्पीशीज़ रहती है जिनकी डिस्कवरी हर साल होती जाती है। सही है, इसकी एग्जाम्पल में हमारे पास है ईस्ट है, कॉमन मोल्ड्स है, मॉरल है, ट्रफल्स हैं, ये सब एस्कोमाइकोटा की एग्जाम्पल है। कुछ पैथोजेनिक फंजाई भी होते हैं जो कि खासतौर पे प्लांट्स के पैथोजन हैं, जिसमें पॉडरी मेल्ड्यूज़ हैं। ये सब पैथोजेनिक फंजाई और प्लांट में डिजीज़ कॉज कर रहे होते हैं। अच्छा जी, एस्कोमाइकोटा का नाम रखा गया, इनमें एक माइक्रोस्कोपिक क्लब शेप स्ट्रक्चर फॉर्म होती है जिसके अंदर इनका जाइगोट प्रेजेंट होता है जिसको हम एस्कस कहते हैं। सही है, जिसकी वजह से इसका ये स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है इसकी, जिसकी वजह से इस ग्रुप का नाम रखा गया एस्कोमाइकोटा। सही है, जिसका जो जाइगोट होता है ओनली डिप्लॉयड न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तमाम ज़्यादातर जो फंजाई होते हैं ना, सिर्फ उनमें जाइगोट ही होता है जो डिप्लॉयड होता है, बाकी पूरी लाइफ साइकिल में जितने भी हाइफा बनते हैं वो सारे डाइकैरियोटिक होते हैं और हैप्लॉइड होते हैं। सही है, अच्छा सिर्फ जाइगोट आता है ऐसा है क्योंकि जाइगोट तो फ्यूजन से बनेगा ना, दो डिफरेंट मेटिंग टाइप न्यूक्लियस के फ्यूजन से जाइगोट बनेगा, तो जाइगोट इज़ द ओनली डिप्लॉयड न्यूक्लियस। अच्छा जी, इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रही होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, कोनिडिया के ज़रिए से होती है। कोनिडियोपोर इसमें मौजूद होता है जो कि एसेक्सुअल स्पोर्स प्रोड्यूस कर रहा होता है जिससे फिर जर्मिनेशन होती है उसकी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, दो अलग अलग मेटिंग टाइप हाइफा होते हैं। जो फीमेल गैमेट है हम उसको कहते हैं, फीमेल गैमेटेंजिया को हम कहते हैं एस्कोगोनियम, और उस एस्कोगोनियम में एक बीक लाइक अपीयरेंस होती है, स्ट्रक्चर मौजूद होती है जिसको हम कहते हैं ट्राइकोगाइन। अच्छा, और मेल गैमेटेंजिया को हम कहते हैं एंथेरिडिया। इसकी अगर हम लाइफ साइकिल को देखें, देखिए कोनिडियोस्पोर के ज़रिए से ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गई है। बुक में आप देखो इसकी लाइफ साइकिल की डायग्राम बनी है, उस पर होगा क्या, मैं डायग्रामेटिकली नहीं समझा रहा, मैं आपको वर्डली बता रहा हूँ, आपको बात अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। देखिए जी, होगा क्या, इनका जो गैमेटेंजिया है और यानी फीमेल में एस्कोगोनिया और मेल में एंथेरिडिया, इनमें फ्यूजन होगी, यानी फ्यूजन होगी प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी के बाद क्या होगा, मैंने आपको बताया कि भाई एस्कोगोनिया में एक बीक लाइक अपीयरेंस है जिसको हम कह रहे हैं ट्राइकोगाइन। जब फ्यूजन होगी मेल गैमेट में यानी एंथेरिडिया और एस्कोगोनियम में, तो इस ट्राइकोगाइन के ज़रिए से जो एंथेरिडिया का न्यूक्लियस है वो कहाँ आ जाएगा, एस्कोगोनिया में आ जाएगा। अब एस्कोगोनिया में क्या होगी, उसकी फर्दर डेवलपमेंट होगी, यानी अब जो नया पार्ट बनेगा, नया जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा होगा, डाइकैरियोटिक हाइफा होगा। अभी इनमें न्यूक्लियस जस्ट आफ्टर फर्टिलाइज नहीं होता, फर्टिलाइजेशन इसमें फ़ौरन होती नहीं है, डाइकैरियोटिक हाइफा बनेगा।
सही है, जिसको हम यूजुअली हेट्रोकैरियोटिक हाइफा भी कह रहे हैं। क्यों हेट्रोकैरियोटिक हाइफा कह रहे हैं? क्योंकि एक न्यूक्लियस उसका एंथीडिया का है, दूसरा न्यूक्लियस उसका एस्कोगोनिया का है, दैट्स वाई ये हेट्रोकैरियोटिक हाइफा है। होमोकैरियोटिक भी होता है। होमोकैरियोटिक का मतलब है दोनों एक जैसे, एक ही हाइफा में अगर फ्यूजन हो जाए और न्यूक्लियस आ जाए तो वो होमोकैरियोटिक हाइफा कहलाता है। अच्छा भाई, अब इसके बाद क्या होगा? अब जब न्यूक्लियस फ्यूज़ कर जाएंगे, न्यूक्लियस में जब फ्यूजन हो जाएगी तो जाइगोट फॉर्म होगा। जब जाइगोट फॉर्म होगा तो होगा क्या? फ़ौरन से जाइगोट में मियोसिस स्टार्ट होगी। जब मियोसिस स्टार्ट होगी, मियोसिस के बाद क्या होगा? 4 सेल बनेंगे, फिर उनमें माइटोसिस होगी तो 4 से 8 सेल्स बनेंगे। तो इस तरह से 8 स्पोर्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। किसके अंदर? एस्कस के अंदर, यानी जाइगोट के अंदर इसके। सही है, जो यानी इन दोनों की फ्यूजन से जो स्ट्रक्चर बनी थी, यानी मेल गैमेट एस्कोगोनियम और एंथीरिडिया के फ्यूजन से जो स्ट्रक्चर बनी थी, दैट वाज द जाइगोट। जो पार्ट था वो क्या था? वो प्लाज्मोगेमी के बाद जो हाइफा बना था, डाइकैरियोटिक हाइफा, उसके अंदर जब जाइगोट बनेगा, यानी ये जो फॉर्म है इसको हम एस्कस कह रहे हैं। अब जाइगोट इसके अंदर है, जाइगोट में मियोसिस हुई, मियोसिस के बाद माइटोसिस हुई, फिर उसके बाद क्या होगा? ये हाइफा ब्रस्ट कर जाएगा, इसकी टर्जिडिटी इंक्रीज करेगी, ब्रस्ट कर जाएगा। ब्रस्ट करने के बाद अंदर जो स्पोर्स मौजूद होंगे वो लाइब्रेट कर जाएंगे। लाइब्रेट करने के बाद जहाँ पे भी गिरेंगे उनमें जर्मिनेशन होगी और न्यू फंजाई फॉर्म हो जाएगा। उसमें भी फिर इसी तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा। आप बुक में डायग्राम देखना, आपको ये बात समझ में अच्छी तरीके से आ जाएगी। ठीक है, तो भाई ये हमने पढ़ लिया एस्कोमाइकोटा के बारे में। एस्कोमाइकोटा के बाद हमारे पास जो दूसरा ग्रुप है वो है बेसिडियोमाइकोटा। बेसिडियोमाइकोटा में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं शामिल? देखो भाई, बेसिडियोमाइकोटा की मैं अगर आपको बात बताऊं तो उसमें हमारे पास 16,000 नेम्ड स्पीशीज़ है। सही है, 16,000 स्पीशीज़ है, और जिसकी एग्जांपल में हमारे पास मशरूम्स हैं, टॉडस्टोल्स है, पफ बल्स है, जेली फंजाई है, शेल फंजाई है। इसके अलावा कुछ हमारे पास पैथोजेनिक फंजाई है जिसमें रस्ट और स्मिट भी शामिल है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है, देखो भाई बेसिडियम, जिस तरह से एस्कोमाइकोटा में क्या मौजूद था? एस्कोमाइकोटा में एस्कस मौजूद था, इसी तरह से बेसिडियोमाइकोटा में बेसिडियम मौजूद होता है। बेसिडियम भी क्लब शेप होता है, लेकिन फ़र्क ये होता है, देखो भाई होगा क्या कि बेसिडियोमाइकोटा की अगर हम लाइफ साइकिल को देखें तो बेसिडियोमाइकोटा में क्या होता है? प्लाज्मोगेमी होगी एज यूजुअल, उसके बाद जाइगोट फॉर्म होगा। जब जाइगोट फॉर्म होगा तो जाइगोट में मियोसिस होगी और स्पोर्स फॉर्म होंगे। जब मियोसिस होगी तो वो एक सिलेंडर शेप में आकर इकट्ठे हो जाएंगे, सिलेंड्रिकल शेप में। उस सिलेंड्रिकल शेप को हम कह रहे होते हैं स्टिग्मेटा। स्टिग्मेटा, फिर उसके बाद उसमें माइटोसिस होगी, फिर उसमें से स्पोर्स रिलीज़ होंगे। सही है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है बेसिडियोमाइकोटा में। ठीक है जी, तो इस तरह से फिर उसमें से स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। स्पोर्स मतलब लाइफ साइकिल इन दोनों की इसी तरह से रहती है, बस थोड़े थोड़े से स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। एक लाइफ साइकिल जो होती है फंजाई की, वो सब इसी तरह से चलती है, यानी प्लाज्मोगेमी होगी, फिर कैरियोगेमी होगी। सही है, डाइकैरियोटिक हाइफा की फॉर्मेशन होगी। दिस इज़ द जनरल स्ट्रक्चर, जनरल फीचर इन द लाइफ साइकिल ऑफ फंजाई। अच्छा भाई, एक और चीज़ ये है हमारे पास बेसिडियोमाइकोटा में हमारे पास कुछ पेनिसिलियम भी मौजूद है, सॉरी एग्रीकस मौजूद है, ये सारी चीज़ें मौजूद है। पेनिसिलियम ड्यूटेरोमाइकोटा में, मैंने यहाँ पे गलत बोल दिया। अच्छा भाई, इसके बाद हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जैसे कि यीस्ट एक एग्जांपल है हमारे पास किसकी? एस्कोमाइकोटा की। यीस्ट एग्जांपल है। यीस्ट इज़ द ओनली यूनिसेलुलर फंजाई, सिर्फ एक ही यूनिसेलुलर फंजाई है, वो है यीस्ट। अच्छा जी, उसके बाद जो है हमारे पास जो यीस्ट होता है यूनिसेलुलर है, लेकिन उसको एस्कोमाइकोटा में क्यों इंक्लूड किया गया? क्योंकि यीस्ट जो है वो क्या करता है, यीस्ट के सेल्स आपस में जमा होते हैं और वो आपस में फ्यूज़ होके एक स्ट्रक्चर, एक क्लब शेप लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको हम एस्कस कहते हैं। फिर उसके बाद वो उनमें से फिर मियोसिस के बाद स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे और वो स्पोर्स लाइब्रेट होंगे और सारे स्पोर्स ईस्ट में जर्मिनेट कर जाएंगे। हमारे पास ईस्ट की भी डिफरेंट एग्जांपल है, जैसे सैक्रोमाइसिस सर्विसी, ये हमारे पास कॉमन यूजेबल ईस्ट है। ईस्ट को ख़ास तौर पर इंडस्ट्रियली बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है जिसको इथानॉल की प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ब्रेड्स बनाने में, बहुत सारी चीज़ें बनाने में, क्योंकि ये फर्मेंटेशन बहुत इफेक्टिवली कर रहा होता है। सही है,
तो इसके बाद हमारे पास है ड्यूटेरोमाइकोटा, जिसको हम फंजाई इम्परफेक्टाई कहते हैं। ड्यूटेरोमाइकोटा ये भी बेसिकली एस्कोमाइकोटा की ऐसी स्पीशीज़ जो कि जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी ख़त्म हो जाती है, वो फिर फंजाई इम्परफेक्टाई में उनको इंक्लूड कर दिया गया। अच्छा भाई, ड्यूटेरोमाइकोटा जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं होती, लेकिन इसमें एक फिनोमेना ज़रूर होता है जिसको हम पैरासेक्सुअलिटी कहते हैं। पैरासेक्सुअलिटी में क्या होता है, होता कुछ यूँ है कि प्लाज्मोगैमी होगी, यानी इसके हाइफा फ्यूज़ करेंगे, फ्यूज़ करने के बाद कुछ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो जाएगी कि दो फ्यूजिंग हाइफा है, उनमें से क्रोमोसोम में एक्सचेंज हो जाएगा। एक क्रोमोसोम का पार्ट एक में और दूसरे क्रोमोसोम का पार्ट दूसरे में हाइफा में चला जाएगा। तो ये जो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो रही है प्लाज्मोगैमी के बाद, तो बेसिकली दिस इज़ नॉट द फ्यूजन बट एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो ये क्यों हो रहा है, ये ये होने की वजह से इसमें ये क्या कहलाता है, पैरासेक्सुअलिटी। और ये ड्यूटेरोमाइकोटा के स्पीशीज़ में ख़ास तौर पे हो रहा होता है। इसकी एग्जांपल में हमारे पास एस्परजिलस है, और इसके अलावा पेनिसिलियम है, जो फर्स्ट एंटीबायोटिक एक्सट्रैक्ट किया गया था वो भी इसी में से किया गया था। ठीक है भाई। अच्छा भाई, इसके अलावा हमारे पास कुछ फंजाई की इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है जिसमें यूज़फुल फंजाई भी आता है, हार्मफुल फंजाई भी आता है। यूज़फुल फंजाई में फंजाई को एज अ फूड यूज़ किया जाता है। बहुत से मशरूम्स हैं जिनको एज अ फूड यूज़ किया जा रहा होता है, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो पॉइजनस होते हैं, जैसे टोडस्टोल और डेथ स्टोल। उसके बाद मेडिसिनल इंपॉर्टेंस है इसकी, जिसमें हमारे पास पेनिसिलिन है, क्लोरोमाइसिन है, क्लोरोमाइसिटिन है, नियोमाइसिन है, टेरामाइसिन है। ये सारी वो एंटीबायोटिक्स हैं जिनको फंजाई में से एक्सट्रैक्ट किया जा चुका है। सही है। उसके बाद हमारे पास है उसके बाद हमारे पास कुछ ऐसी है, सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करता है फंजाई। ख़ास तौर पे कैसे सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज़ कर रहा है, क्योंकि ये फंजाई डीकम्पोज़र है। जब फंजाई डीकम्पोज़र है तो क्या करता है, ये डीकम्पोजिशन करता है। जब क्योंकि प्लांट को हमेशा क्या चाहिए होता है, प्लांट को जो फूड है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में चाहिए होता है। जब ये डीकम्पोजिशन करेगा, यानी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक करेगा, दैट इज़ द डीकम्पोजिशन। तो उससे क्या होगा, उससे और प्लांट जो है अपनी जो उनकी न्यूट्रिशन है वो फ्रीक्वेंटली ऑब्टेन कर पाएंगे। दैट्स वाई सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज़ कर जाएगी। इसके अलावा कुछ हार्मफुल फंजाई भी होते हैं, क्योंकि हार्मफुल फंजाई को देखना ज़रूरी होता है इकोनॉमिकली, क्योंकि ना सिर्फ अगर कोई बेनिफिशियल इफेक्ट है तो बेनिफिशियल इफेक्ट हासिल कर लेना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ अगर कोई नुकसानदेह कोई चीज़ है तो उस नुकसान से बच जाना भी एक फ़ायदा ही है। सही है। हमारे पास फूड स्पॉइलेज है, फंजाई फूड स्पॉइलेज कर देता है। इसके अलावा ह्यूमन डिजीज़, बहुत सारी डिजीज़ है जिनको फंजाई कॉज कर रहा होता है, जिसमें एस्परजिलोसिस है, मोनालियासिस है, ये सारी डिजीज़ हमारे पास है। और इसके अलावा एथिलेट फूड्स हैं, ये बहुत सारी डिजीज़ है। ख़ासतौर पर फंजाई जो है स्किन डिजीज़ कॉज कर रहा होता है। प्लांट डिजीज़ है जिसमें हमारे पास रस्ट स्मट ऑफ वीट है, ये सारी चीज़ें हैं जो कि प्लांट कॉज कर रहा होता है। सही है, फंजाई कॉज कर रहा होता है। तो दैट्स ऑल अबाउट फंजाई।